हेलो एंड वेलकम टू क्लास 11th। बच्चों, आज हम रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम के बाद रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम की जो लिमिटेशंस आई थी वो डिस्कस करेंगे। यानी आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि ड्रॉबैक्स या फेलियर्स या जिन्हें हम लिमिटेशंस कहते हैं ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो देखिए ज़रा ध्यान कीजिए। मैंने आपको पहले भी ये रिक्वेस्ट की थी कि आप वीडियो को फर्स्ट टू लास्ट देखिए। देखिए, अगर आप वीडियो को थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है, और उसके बाद आप उसे स्किप करेंगे तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा। आप फर्स्ट टू लास्ट वॉच कीजिए वीडियो को, और इन केस अगर आपको बोरिंग सा लगता है तो आप इस वीडियो लेक्चर का जो स्पीड होता है, ठीक है, जैसे आप पास करके इसका स्पीड जो है वो निकालेंगे, स्पीड थोड़ा सा तेज फास्ट कीजिए आप। वैसे भी आप देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम कम है, नहीं तो आपको टाइम तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे, पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, आखिर क्या वजह रही कि रदरफोर्ड ने जो इतना बेहतरीन मॉडल ऑफ एटम दिया था वो कैसे फेल हो गया। ठीक है, और हमें एक नए मॉडल की तरफ जो है वो देखना पड़ा, यानी बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। खैर, हम बोहर्स मॉडल ऑफ एटम को तो पढ़ेंगे, उसके लिए कुछ डेवलपमेंट्स होंगी। ठीक है, जो जैसे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन हम पढ़ेंगे, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर पढ़ेंगे, ठीक है, उस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे। उसके बाद जो है हमको देखने को मिलेगा बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। लेकिन फिलहाल हमारे सामने अभी लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम है, तो हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे रदरफोर्ड्स का मॉडल जो है वो फेल हुआ, ऐसे क्या क्या वजूहात रही। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद फर्स्ट पॉइंट। पहला जो हमारे सामने लिमिटेशन आ रही है वो है इट वाज अनएबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। इट किसके लिए आ रहा? इसका मतलब यह है कि जो रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम है ये फेल हो गया। अगर आप ऐसे भी याद रखेंगे, अनएबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ये इस काबिल नहीं रहा कि ये ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन कर सके। यानी अगर हम रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम को उठाकर देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये एटम की स्टेबिलिटी को जो है सही तरह से एक्सप्लेन नहीं करता है। जरा ध्यान करना आपने, क्यों नहीं करता है सही तरह से ये एक्सप्लेन? ऐसी क्या कारण है, ऐसे क्या रीजंस हैं, ऐसी क्या वजूहात हैं? तो वही हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए, एक थ्योरी है जिसे हम वेव थ्योरी ऑफ लाइट कहते हैं, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी भी कहते हैं, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ लाइट, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन भी कहते हैं। तरह तरह के नामों से इसको हम जानते हैं, लेकिन हम सिंपल वर्ड्स में वेव थ्योरी ऑफ लाइट भी कहते हैं। ठीक है, इसको किसने दिया था? मैं यहाँ पे इसे थोड़ा यूज कर रहा हूँ बच्चों, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। कोई बच्चा ये ना समझे कि सर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी बताई ही नहीं और आप यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर रहे हो। देखिए, यहाँ पर लिमिटेशन में हमें ये इस्तेमाल हो रही है, हम बाज़ाब्त पढ़ेंगे अभी। जैसे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन हम पढ़ेंगे, हम वहां पर ये एक्चुअली क्या है, वेव नेचर ऑफ लाइट है, वेव नेचर ऑफ रेडिएशन है, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी बोलते हैं। ये लाइट की, रेडिएशन की वेव नेचर को बता दे कि लाइट जो है, रेडिएशन जो है, ये इट बिहेव्स इन सम केसेस, इन सम रेस्पेक्ट जस्ट लाइक अ वेव। तो उस पर बाज़ाब्त ये एक थ्योरी है जिसे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे इसके बाद जो हमारा टॉपिक आएगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों रदरफोर्ड नाकाम हुआ एटम की स्टेबिलिटी को बताने में। तो हम यहां पे रेफरेंस दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट, या अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन। क्या कहती है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन, किसने दी थी वगैरह, ये हम डिस्कस करेंगे। इसको जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने दिया था। ठीक है, मैक्सवेल ने दिया था इसको 1864 में। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे इसका। फिलहाल हम बता रहे हैं यहां पर कि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ लाइट, व्हेन अ चार्ज्ड पार्टिकल, दिस इज मेन पॉइंट जो आपने ध्यान रखना है, जब एक चार्ज्ड पार्टिकल जो है वो एक्सेलरेट होता है। ठीक है, जब एक चार्ज्ड पार्टिकल एक्सेलरेट होता है तो वो क्या करता है फिर? इट एमिट्स रेडिएशन कंटिन्यूअसली। बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, आप अपना कंसंट्रेशन लैक ना कीजिए प्लीज। It emits radiation continuously and this should lose energy. Yes, मैं आपको बताता हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का मानना है, देखिए जैसे अगर हम इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं इस वक्त यहां रदरफोर्ड के मॉडल ऑफ एटम पे, या आप सिंपली बताइए एटम पे। हम कह रहे हैं यहां पर न्यूक्लियस है, इसका स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस जो है उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वीडियो को पॉज करके बताइए। उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ओके, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट पे हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और हम ये भी मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है ये स्टेशनरी नहीं, बल्कि ये क्या करता है? रिवॉल्व करता है।
न्यूक्लियस को अपना सेंटर मानकर इसके इर्द गिर्द में जो है ये रिवॉल्व करता है। जब ये एक्सेलरेट होगा, ठीक है, जब ये तेज घूमेगा यहां पर, तो वहां पर ये एक फोर्स डेवलप करता है जिसे आप क्या कहते हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि रदरफोर्ड ने तो अपनी तरह से बताया था कि ये क्या है, रेस्पॉन्सिबल है नॉट कोलैप्सिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस एक इनवर्ड पुल करता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ से खींचने के लिए, उसको ये मतलब क्या है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही रेस्पॉन्सिबल है नॉट कोलैप्सिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद द न्यूक्लियस के लिए। ये भी मैंने आपको बताया था। लेकिन फिलहाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का मानना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का मानना है कि अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल, जैसे देखिए हमारा चार्ज्ड पार्टिकल जो है, यहां पर बात आ रही है कि हम इसको इलेक्ट्रॉन के लिए भी तो ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी तो एक चार्ज्ड पार्टिकल है। जब वो क्या करता है, चार्ज्ड पार्टिकल एक्सेलरेट करता है, तो फिर एक्सेलरेट करते करते उससे एनर्जी का लॉस होता है। क्या होता है बच्चों, एनर्जी का लॉस होता है। जब एनर्जी का लॉस होता है तो फिर इसका मतलब क्या होता है, इसका क्या, व्हाट डज दिस मीन, व्हाट डज दिस लॉस ऑफ एनर्जी मीन? इट मीन्स देयरफॉर एन इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस मस्ट एमिट रेडिएशंस कंटिन्यूअसली। कि हम इलेक्ट्रॉन को भी तो एक चार्ज्ड पार्टिकल मान सकते हैं, और वो भी तो मूव कर रहा होता है न्यूक्लियस के अराउंड, और वो भी तो रेडिएशंस एमिट कर सकता है फिर इस तरह से, जो कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट का मानना है, कंटिन्यूअसली, वो भी लगातार। और उससे क्या होगा, लीडिंग टू द श्रिंकिंग ऑफ द ऑर्बिटल। श्रिंक का मतलब होता है सुकड़ना। जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस यहां पर है, यहां एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पॉड पे इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियस को अपना सेंटर मान के यूं कर रहा है, एक कंप्लीट सर्कुलर पाथ ले लिया, ये नेक्स्ट, तो जितने सर्कुलर पाथ से लेगा उतना ये न्यूक्लियस से क्या होता चला जाएगा, दूर होता जाएगा। लेकिन उल्टा हो रहा, अब हम ये कह रहे हैं, वेव थ्योरी का मानना यह है कि जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होता जाएगा, उससे रेडिएशन जो एमिट वो करेगा, वो रेडिएशन एमिट करते करते उसकी एनर्जी जो है वो लूज होती चली जाएगी, यानी उसकी एनर्जी जो है वो लॉस होती चली जाएगी। उसकी एनर्जी क्या होती चली जाएगी, लॉस होती चली जाएगी। तो जब एनर्जी लॉस होगी तो ये बजाय आगे जाने के, वेव थ्योरी ऑफ लाइट का मानना है, बजाय आगे जाने के इसका जो धक्का है, इसको जो पुश है वो पीछे की तरफ लगेगा। क्यों, एनर्जी तो नहीं है भाई, एनर्जी है आपके पास, आप आगे जा सकते हो। आपके पास एनर्जी नहीं है, आप क्या कर सकते हो, आप बैक, वापस श्रिंक का मतलब सिकुड़ना, ये आपसे फूल रहा था, आगे की तरफ जा रहा था, लेकिन जब ये लूज एनर्जी कर रहा है तो ये वापस आना शुरू करेगा, ऐसे इस तरह से वापस आना। मैं आपको दोबारा से समझाता हूं, यहां से ये वापस आना, ये न्यूक्लियस था, इलेक्ट्रॉन था, इस तरह से बहुत सारे सर्कल्स थे, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब हम ये मान रहे हैं कि ये वापस आ जाएगा, ये ऐसे जा रहा था ना इस डायरेक्शन से, अब ये वापस आ जाएगा। जब ये वापस आ जाएगा, फिर से देखिए, जब ये इलेक्ट्रॉन वापस, पहले ये मान लीजिए एक बहुत बड़ा सर्कल किए हुए था, ठीक है, मतलब काफी दूर चला गया था न्यूक्लियस से, तो जब इसकी एनर्जी कम हो गई, ये यूं वापस आ जाएगा। पहले हम जा रहे थे, जरा देखना मैं एंटी क्लॉक वापस आ रहा हूं, ठीक है, कहां पे चला गया, इसी तरह से वापस आ रहा है, वापस आ रहा है, वापस आ रहा है, यानी ये किसकी ओर जा रहा है, यू आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स न्यूक्लियस। आप तो न्यूक्लियस की ओर जा रहे हैं, यहां पर तो न्यूक्लियस है, तो यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर तो ये कोलैप्स, डायरेक्शन जरा देखना, ये यहां से मैं वापस आ रहा हूं, सबसे बाहर जहां तक जितनी दूरी तक ये गया था, ये वहां से वापस आ रहा, और जब वापस आ रहा है तो ये कहां आके जाएगा, ये जाकर टपकेगा इस न्यूक्लियस के साथ, यानी ये कोलैप्स हो जाएंगे, ऐसा मानना है। इट मीन्स देन बच्चों, इसका ये मतलब बन सकता है कि फिर तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस जो है ये तो सर कोलैप्स हो सकता है। एज पर द वेव थ्योरी ऑफ लाइट क्या हो सकता है कि ये दोनों कोलैप्स हो जाएंगे, तो फिर एटम जैसी चीज तो है ही नहीं। फिर आप कैसे कह रहे हो कि शेल्स हैं, के शेल है, एल शेल है, एम शेल है, फिर तो इस किस्म की कोई बात है ही नहीं यहां पर। लेकिन अब यहां पर जरा देखना, ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना, कंसंट्रेट करना। यहां पर असल में बात ऐसी है कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट को हम गलत तो फिलहाल नहीं कहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन जैसे चार्ज्ड पार्टिकल के लिए यह सही नहीं है। ऐसा यहां पर बिल्कुल भी नहीं होता है, समझा रही बात आपको। यहां पर इलेक्ट्रॉन जैसे चार्ज्ड पार्टिकल के लिए ये बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रही है, ये बिल्कुल भी ऐसा यहां पर नहीं होता है। ये आप ध्यान लीजिए, ध्यान रख लीजिए या इस बात का। आप यहां पर एटम के अंदर अगर ऐसा होता फिर तो जनाब यहां पर ये कोलैप्स हो गए होते दोनों, लेकिन ऐसा यहां पर ये बिल्कुल भी नहीं होता है। जरा देखिए मैंने जो लिखा हुआ यहां पर, therefore an electron moving around the nucleus must emit radiations continuously
लीडिंग टू द श्रिंकिंग, ये श्रिंकिंग मैंने दिखाई, ये वापस आ जाएगा और न्यूक्लियस के साथ अटैच होकर ये कोलैप्स हो जाएगा। और आखिरकार होगा क्या? एंड अल्टीमेटली द इलेक्ट्रॉन वुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के साथ फॉल कर जाएगा, गिरेगा न्यूक्लियस के ऊपर। और न्यूक्लियस का चार्ज क्या है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे? आपस में अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करेंगे तो उसी को तो हम बोलेंगे कोलैप्स हो जाएंगे, ये तो आपस में घुल मिल जाएंगे। नाउ इट हैज बीन कैलकुलेटेड दैट कि अगर ऐसा होगा 10 का पावर -8 सेकेंड्स में ही, बहुत कम समय का टाइम लगेगा। किसको? द इलेक्ट्रॉन शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस। इस कोलैप्स होने को बहुत कम टाइम लगेगा, इसको श्रिंक होते होते ये न्यूक्लियस तक आने में काफी कम समय लगेगा और इस तरह से कोलैप्स कर जाएगा न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन, एंड हेंस द एटम शुड कोलैप्स एज शोन इन द फिगर। देखो बच्चों, मैंने थोड़ा सा यहां डायग्राम में दिखाया हुआ भी है, एक मिनट यहां पे मैं थोड़ा सा जूम करके बताता हूं आपको। ये देखिए, यहां पर आप यूं मान लीजिए कि सर ये थोड़ा सा पहले एक्सपैंड हो रहा था, एक मिनट, पहले ये एक्सपैंड हो रहा था। जब ये एक्सपैंड हो रहा था तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था? इस न्यूक्लियस से दूर हो रहा था। लेकिन अब मैं थोड़ा एरोज की डायरेक्शन देखना, यहां से मैं श्रिंकिंग वापस दिखा रहा हूं, एरोज को देखो, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये तो वापस आ रहा है। वापस आ रहा है तो इसी चीज को तो हम श्रिंक बोलोगे। वापस आ रहा है, आखिर कहां जाएगा? न्यूक्लियस के साथ कोलैप्स हो जाएगा। तो मैंने यहां बताया हुआ है, ये न्यूक्लियस है और ये आपका इलेक्ट्रॉन है। जब इलेक्ट्रॉन इस तरह से इस डायरेक्शन से वापस आ जाएगा, यानी ये स्पाइरल हो रहा था पहले और दूर चला जा रहा था, लेकिन अब की बार इसकी स्पायरिंग जो है, स्पाइरलिटी जो है वो उल्टी हो जाएगी, उल्टे मतलब वापस आ जाएगा, श्रिंक जिसको बोलोगे तुम, ठीक है, ठीक है, ऐसे श्रिंक वापस हो जाएगा और अल्टीमेटली ये इस न्यूक्लियस के साथ मिल जाएगा, इसके ऊपर गिर जाके ये इसके साथ मिल जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने ये डायग्रामेटिकली आपको बता दिया कि यहां पर इस तरह से, बट एक्चुअली सच अ कोलैप्स, दिस इज द अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मैंने आपको बता दिया। एक्चुअली अगर हम हकीकती तौर पे अगर हम देखेंगे यहां पर, एक्चुअल सेंस से अगर हम यहां पर देखेंगे तो सच अ कोलैप्स ऑफ एटम नेवर टेक्स प्लेस एंड एटम इज वेरी स्टेबल। लेकिन अब आप बताएंगे सर फिर आपने क्यों बता दिया ऐसा? हाँ, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का मानना था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का इस पे ये एक किस्म का लिमिटेशन थोप देना था रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम पे। रदरफोर्ड तो कह रहा है कि नहीं ऐसा यहां पर ना हो ही नहीं रहा है, लेकिन वेव थ्योरी ऑफ लाइट ऐसा कह रही, वो तो जनरल सेंस से कह रही है ना, उसका जो वो जनरल सेंस से कहना है वो कहीं ना कहीं हम ये इंप्लीमेंट करना चाह रही है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के लिए भी, कि देखिए भाई आपका मॉडल ऑफ एटम जो है ये, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे रदरफोर्ड को भी प्रॉब्लम रही है इस चीज को एक्सप्लेन, क्योंकि फुल फ्लैजली हम बोलेंगे ना गारंटी के साथ उसने इस बात को कंफर्म नहीं किया, हालांकि उसने दिफा तो किया, डिफेंस किया। आपने अगर पहला लेक्चर में बार बार कहता हूं कि आप सही तरीके से देखते रहो, मैंने वहां पर बताया था आपको, जो लास्ट पॉइंट मॉडल ऑफ एटम में डिस्कस किया था कि वहां न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, दे एग्जिबिट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन दिस गेट्स बैलेंस्ड बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कि जो इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है, वहां से जो वो वहां से जो वो एक फोर्स डेवलप कर जाता है जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, वो और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये आपस में बैलेंस कर जाती हैं, ऐसा मानना था रदरफोर्ड का। लेकिन क्योंकि एक लिमिटेशन देनी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का, मतलब जो कि हम बताएंगे कि अपोनेंट्स जो होते हैं, ठीक है नहीं, उनको तो काम ही है लिमिटेशन निकालना, तो उन्होंने ऐसा बताया था, तो हम कहते हैं कि नहीं ये तो आपका किसी और चार्ज पार्टिकल के लिए होगा, लेकिन यहां पर एटम के लिए ये वर्क नहीं करेगा, ऐसा एक्चुअल प्रैक्टिस में नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के हम आपको बताना चाहेंगे कि यहां पर कुछ और पॉइंट्स हैं जो हमको जहन में रखने हैं, और वो क्या है जरा उनको भी डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों, एज मेंशन्ड अबव, जैसे कि हमने बताया ऊपर, द इनस्टेबिलिटी का मतलब कि जो हमको ये अभी बताया गया कि एटम जो है वेव थ्योरी ऑफ लाइट के द्वारा स्टेबल नहीं है, इज मेनली ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये किसके कारण हमको बताया जा रहा है? ये बताया जा रहा है कि अभी तक जो ये इसकी बात आ रही है, ये बात आ रही है कि देखो वेव थ्योरी कह रही है चार्ज्ड पार्टिकल जब एक्सेलरेट करे, तो एक्सेलरेट का मतलब मोशन, जब वो मूव करे, इसका मतलब यहां ऊपर तो हमारा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, तो इसकी ये एटम जब इसका इलेक्ट्रॉन जब मूव करते करते ये एटम क्या बन गया, इनस्टेबल, यानी ये स्टेबल नहीं बना गया। तो द इंस्टेबिलिटी ऑफ एटम इज मेनली है ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन,
ये तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा, इसको आपने इनस्टेबल बता दिया। अगर हम दूसरा एक काम करते हैं, ठीक है, क्या काम करते हैं दूसरा, हम करते हैं, सपोज कीजिए, हम कंडीशन यहां पर लेते हैं, इफ इलेक्ट्रॉन्स वर स्टेशनरी, जस्ट इमेजिन, थोड़ा सा ये सोच लो कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं, एक मतलब थोड़ी देर के लिए आप ये मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं कर रहा न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, तो फिर देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस वुड लीड टू द अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। भाई अगर यहां पर ये तुम्हारा क्या है, एटम है या न्यूक्लियस है या इलेक्ट्रॉन है, अभी तक तो तुम एटम को इनस्टेबल बता गए कि एटम स्टेबल नहीं है, रदरफोर्ड फेल हो गया एटम की स्टेबिलिटी को बताने के लिए। वेव थ्योरी जो बता रही है, लिमिटेशन ये बता रही है कि इलेक्ट्रॉन तब रिवॉल्व कर रहा था, रिवॉल्व करते करते भी आपने इसको बता दिया, हालांकि उसने दिफा किया क्या कि यहां सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में बैलेंस बनता है, लेकिन आप इसको डिस्प्रूव कर रहे हो, आप कह रहे हो नहीं, एक चार्जेड पार्टिकल जो है वो एक्सेलरेट करते करते अपने एनर्जी लॉस करता है, जब उसकी एनर्जी लॉस हो वो रेडिएशन सबमिट करता है, रेडिएशन सबमिट करते करते उसकी एनर्जी जो है वो लॉस हो जाती है, और ऐसे में वो वापस आ जाएगा तो गिर जाएगा, कहां गिर जाएगा, न्यूक्लियस के ऊपर, और कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन सपोज करो, चलो हम दूसरी बात करते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को मानते हैं कि ये रिवॉल्व नहीं करता है, ये एक जगह पे स्टेशनरी है। जब ये इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी होगा तब तो जाहिर हमारा कॉमन एक्सपीरियंस बोलेगा कि यहां इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन तो अब तो ये एक तरफा बात हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, एक तरफा बात, वन साइड बात हो जाएगी कि ये अट्रैक्शन जो इस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की है ये बढ़ जाएगी। तो आपने इलेक्ट्रॉन को कहां धक्का लगेगा, इसका जिसको हम बोलते हैं क्या, पुल, इनवर्ड पुल, मगर इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ। न्यूक्लियस कहां पर है, ये हैवी पॉजिटिवली चार्जेड बॉडी कहां पर होती है, एटम के सेंट्रल प्लेस पर होती है। इसको कौन खींचेगा, न्यूक्लियस किसको खींचेगा पर, इलेक्ट्रॉन को, कहां की तरफ, अंदर की तरफ। तो एटम क्या होगा, श्रिंक मतलब श्रिंक, ओवर क्लोज, और क्या हो जाएगा, ये दोनों मिल जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं कोलैप्स। भाई ये कहना भी गलत है। अगर हम इलेक्ट्रॉन को स्टेशनरी भी माने, देन व्हाट हैपेंस, the electrostatic force of attraction between the electron and the nucleus would lead to the attraction of the electron towards the nucleus। यहां पर तो अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस की ओर होगी, न्यूक्लियस इसको इनवर्ड पुल करेगा, अपनी तरफ खींचने में सक्सेसफुल, कामयाब हो जाएगा। देन फिर क्या करेंगे हम, एंड दिस अगेन विल लीड टू द कोलैप्स ऑफ एटम। तो भाई यहां पर भी तो कोलैप्स ऑफ एटम के चांसेस जो है वो, पॉसिबिलिटी जो है वो ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो ये हम, अब आप बताएंगे कि सर ओवरऑल इस लिमिटेशन का बताने का फन क्या था। बच्चों मैंने बहुत कोशिश की है आपको समझाने के लिए। ये जो पहला लिमिटेशन है कि रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम वाज अनएबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम का, ये वेव थ्योरी ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग इसको इनस्टेबल माना गया है। लेकिन अब अगर तुम एक्चुअल प्रैक्टिस से देखोगे तो हम ये बोलेंगे कि ऐसा यहां पर एटम में नहीं होता है, एंड एटम इज वेरी स्टेबल, ठीक है, ओके। बट ये लिमिटेशन इस वजह से है कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट का ऐसा मानना है, अदरवाइज हमारा एटम जो है ये वेरी स्टेबल है, ओके। मैं ज्यादा इसको लंबा नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लिमिटेशन की ओर जाते हैं। देखिए, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम जो था, इट इज अनएबल टू एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हाँ, ये मैं मान सकता हूं। यहां पर क्या है, रदरफोर्ड ने ऐसा नहीं बताया हमको अपने मॉडल ऑफ एटम में, है ये गलती मैं मान सकता हूं। इट वॉज अनएबल टू टेल एनीथिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। इसने मतलब न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन जो ये रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, ये इनके लिए प्रॉपर कोई शेल या सब शेल्स या कोई ऑर्बिट्स का कोई कॉन्सेप्ट, इस किस्म की बात जो है रदरफोर्ड ने बिल्कुल भी नहीं बताई। एंड आल्सो अबाउट द एनर्जीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, कि इन इलेक्ट्रॉन की वेरियस शेल्स में जैसे अभी आप बताएंगे कि ये सारी बातें, ये हमको इनका आंसर कहां पर मिलेगा। आप किसी भी एनर्जी लेवल, किसी भी शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का पता कर सकते हैं, वो हमको बोर ने सिखाया, वो हम बोर्स मॉडल ऑफ एटम में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन चूंकि रदरफोर्ड ने ऐसी हमको कोई भी बात नहीं कही, तो लिमिटेशन, दैट्स व्हाई इट रिमेंस लिमिटेशन। और हम उसको गिनते हैं क्या, हम उसको बताते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम वाज अनएबल टू एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो लिमिटेशन है, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम फेल्स टू एक्सप्लेन द एटॉमिक
दिस इज अगेन एंड अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। बच्चों कंसंट्रेट करो प्लीज, मैं बार बार कहता हूं कि कंसंट्रेट करो, फर्स्ट टू लास्ट देखो लेक्चर को, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। डेफिनेटली मैं गारंटी देता हूं आपको समझ में, पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। आप खुद से लिखेंगे ये सारी कहानी, लेकिन सिर्फ आपने क्या करना है, अपने टाइम थोड़ा सा देना है, आपने थोड़ा सा टाइम जो है वो लगाना है। जब तक ना आप टाइम बिताएंगे, आप सुनेंगे इस लेक्चर को, तब तक बात नहीं बनेगी। एक चीज। दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा यहां पर कि अगर साथ साथ में आपको ये भी कहना मुनासिब समझ रहा हूं कि अगर आपको मेरा लेक्चर जो अच्छा लग रहा है तो फिर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, इसको लाइक कमेंट कीजिए, ठीक है, और पास में दिए गए बेल आइकन को भी हिट कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ा मजा आएगा इस लास्ट वाले पॉइंट पे। लास्ट वाला पॉइंट जो है ये कह रहा है कि रदरफोर्ड का मॉडल जो है ये फेल हो गया टू एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ये स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा का मतलब हो गया, मैं आपको बताता हूं। देखो ये होता है स्पेक्ट्रम। अब आप बोलोगे सर स्पेक्ट्रम क्या होता है, हमें स्पेक्ट्रम ही नहीं पता तो हम क्या समझेंगे। बच्चों स्पेक्ट्रम होता है, मैं आपको शॉर्टली बताता हूं। आप अपनी पेन कॉपी लेकिन साथ में रखिए प्लीज, अपनी पेन कॉपी जो है आप साथ साथ में रख लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बता रहा हूं आप नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए प्लीज। देखो स्पेक्ट्रम हम बोलते हैं, जैसे सपोज करो जब आप क्या करते हैं, मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा आपको, जैसे डिस्पर्शन ऑफ लाइट आपने देखा होगा, ठीक है, क्लास 9th 10th में आपने कहीं ना कहीं फिजिक्स में पढ़ाई होगा डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है। मान लीजिए यहां पर आपका क्या रहा है, व्हाइट लाइट का सोर्स है, ठीक है, आप इसको क्या कर रहे हो, प्रिज्म से पास कर रहे हो, प्रिज्म से पास कर रहे हो। प्रिज्म से जैसे ही ये यहां पर एक एक्चुअली हम स्लिट भी रखते हैं, जैसे आपने गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट वगैरह में किया था, ठीक है, ये बंच ऑफ रेज जो आ रहा है ये हम इसको हम यहाँ एक ही होल से पास करवा रहे हैं, प्रिज्म पे स्ट्राइक कर रही है। जैसे ही ये रेजेस जो हैं, ये लाइट रेज जो हैं प्रिज्म पे स्ट्राइक करेंगे बच्चों, ये स्प्लिट होंगी, क्या हो जाएंगी, स्प्लिट हो जाएंगी। किसमें स्प्लिट हो जाएंगी, आपने सुना होगा विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो है, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। इसमें तो स्पेक्ट्रम का मतलब है इस लाइट का टूटना डिफरेंट कलर बैंड्स में। बार बार बता रहा हूं मैं, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू द वेरियस कलर बैंड्स, दिस इज नोन एज द स्पेक्ट्रम। व्हाट इट मींस, इसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं आगे आपको, चूंकि ये अगर सिलेबस पे नहीं भी है स्पेक्ट्रम, तो मैं आपको बताऊंगा, डिटेल डिस्कशन करूंगा इसकी स्पेक्ट्रम की। लेकिन मेरी आपको रिक्वेस्ट बार बार होगी कि आप वीडियो को फर्स्ट टू लास्ट देखिए प्लीज, ठीक है। तो अब यहां पर है एटॉमिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का प्लूरल फॉर्म हो गया स्पेक्ट्रा, मतलब बहुत सारे एटम्स के लिए जब आप बताएंगे। तो यहां पर क्या किस किस्म का लिमिटेशन है स्पेक्ट्रम के लिहाज से, रदरफोर्ड्स ऑफ मॉडल ऑफ एटम पे किस किस्म का लिमिटेशन आ रहा है, जरा ध्यान कीजिए। देखो अभी तुम याद रखोगे मैंने स्पेक्ट्रम बताया, अभी आप एटॉमिक स्पेक्ट्रा या एटॉमिक स्पेक्ट्रम का मतलब ये रखेंगे जहन में कि सर एटम का, किसी भी एलिमेंट के एटम का स्पेक्ट्रम, ठीक है। होप कि आपको क्लियर हो। देखो जैसे आपको ये एक नया टॉपिक आएगा हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है, वो मैं आपको समझाऊंगा, वहां पे डिटेल्ड एक डिस्कशन करेंगे हम उस टॉपिक पे अलग से ही, लेकिन फिलहाल ये वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पे अब लिमिटेशन क्या आ रही थी, मैं एक बार इसको देखता हूं। लिमिटेशन थी fails to explain the atomic spectra। देखो 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 यहां पर क्या, एक्चुअली द रदरफोर्ड्स मॉडल, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स मॉडल, इफ द इलेक्ट्रॉन एमिट्स रेडिएशंस कंटिन्यूअसली, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम के मुताबिक हम कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट कर रहा है, रेडिएशंस को छोड़ रहा है, उस इलेक्ट्रॉन से रेडिएशन जो है, मान लेते हैं कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट का मानना जो है कि एक चार्जड पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की तरह, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी एक चार्जड पार्टिकल है, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये एमिट कर रहा है जी रेडिएशंस कंटिन्यूअसली, लगातार। तो फिर इसका मतलब है कि इसका जो स्पेक्ट्रम हमारे पास आएगा, मैंने अभी बताया आपको स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम मतलब वेरियस कलर बैंड्स, समझ आ रही बात आपको। तो फिर इसका मतलब जब इसका स्पेक्ट्रम हम देखेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्या देखेंगे हम, देयरफॉर इट्स एटॉमिक स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रा शुड बी अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। अब बोलेंगे सर कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा क्या होता है, बच्चों ये दो तरह के स्पेक्ट्रम हमको देखने को मिलते हैं, आगे आगे मैं नेक्स्ट टॉपिक में जरूर बात करूंगा। वो होता है हमारे पास एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है, एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, यानी एमिशन स्पेक्ट्रम होता है एक, आप याद रखिए, एक एमिशन स्पेक्ट्रम होता है, एक होता है हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम।
एमिशन स्पेक्ट्रम के हमारे फिर दो ये होते हैं, टाइप्स होते हैं, ठीक है। उसका होता है कंटिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। अभी लेकिन हम ये बात कह रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है ये एमिट कर रहा है रेडिएशंस कंटिन्यूअसली, तो इसका मतलब यह है कि इसका जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्योंकि ये कंटिन्यूअसली रेडिएशंस एमिट करता है तो इसका स्पेक्ट्रम आपके पास कंटिन्यू आना चाहिए। यानी जितने भी कलर बैंड्स वाली लाइंस इसके पास होंगी वो सारी की सारी आपको आनी चाहिए, उसका स्पेक्ट्रम आपको देखने को मिलना चाहिए, ठीक। लेकिन 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 यहां पर क्या होता है, ये तो ऐसा मानना है, बट हाउ एवर इन एक्चुअल प्रैक्टिस, अगर हम प्रैक्टिकल वे से देखेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे इस बात को, द एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, यानी मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स का के एटम का स्पेक्ट्रम जो है वो कंटिन्यूअस नहीं आता। मैंने कहा आपको कि आप थोड़ा सा सब्र कीजिए, नेक्स्ट टॉपिक में ये सारी बातें क्लियर कर दूंगा मैं। फिलहाल आप ये याद रख लीजिए कि अगर हम मोस्ट एलिमेंट्स का जब एटॉमिक स्पेक्ट्रम देखा गया तो वो कंटिन्यूअस, यानी सारी कलर लाइंस जो है वो नहीं आया करती हैं। बट फिर क्या होता है, बट कंसिस्ट्स ऑफ वेल डिफाइंड लाइंस। वेल डिफाइंड लाइंस मतलब कुछ ही लाइंस आपको वहां पर देखने को मिलती हैं, सारी नहीं आती हैं। यानी हम, इसका मतलब ये हो गया कि सर यूं बताइए ना कि यहां पर जब एमिट होती है लाइट, ठीक है, या एब्जॉर्ब होती है लाइट, वो अभी तक हमारा मानना था कंटिन्यूअसली, इसका मतलब कंटिन्यूअसली अगर गलत है तो फिर ये डिसकंटिन्यूअसली सही है। ये पार्टिकल नेचर ऑफ, जब हम पढ़ेंगे ना पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशंस, जो प्लैंक ने थ्योरी दी थी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, उसने कहा था कि देखिए ये सही बात है। अगर वेव थ्योरी को देखा जाएगा, वेव थ्योरी का मानना ठीक है, सही है, हम इसको गलत नहीं ठहरा रहे, लेकिन वो कह रहा था कि वेव थ्योरी कह रही कंटिन्यूअसली कोई चीज ऐसा कर रही, एमिट कर रही रेडिएशंस और उसकी एनर्जी लूज हो रही। लेकिन प्लैंक्स थ्योरी कह रही है कि ये कंटिन्यूअस नहीं बल्कि डिसकंटिन्यूअस है। तो डिसकंटिन्यूअस से आपका पूरी लाइंस आएंगी क्या? पूरी लाइंस नहीं आएंगी। डिसकंटिन्यूअसली से आपके पास कुछ ही लाइंस आएंगी, जिसको मैंने यहां लिखा हुआ है कि ये स्पेक्ट्रम ऑफ मोस्ट ऑफ द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स कंसिस्ट्स ऑफ वेल डिफाइंड लाइंस ओनली। तो होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो यहां पर एक्चुअली बच्चों मानना था कि यहां पर ऐसा माना जाता था, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम के मुताबिक माना जाता था कि अगर इलेक्ट्रॉन एमिट करता है रेडिएशंस कंटिन्यूअसली तो इसका स्पेक्ट्रम जो है ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। लेकिन चूंकि लाइन स्पेक्ट्रम ये नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हम एक्चुअल प्रैक्टिस से देखेंगे तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ वेरियस एलिमेंट्स जो है ये कंटिन्यूअस नहीं होता है, बल्कि ये बना हुआ होता है वेल डिफाइंड लाइन से। होप कि आपको ये सारी बातें क्लियर हुई होगी। तो यही था आज का हमारा टॉपिक बच्चों, लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। एक था अनेबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ये आप हेडिंग्स डालेंगे, याद रखेंगे और उनको एक्सप्लेन खुद भी आप कर सकते हैं, जो बातें मैंने आपको यहाँ डिस्कस की। अनेबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। दूसरा मैंने क्या बताया आपको, अनेबल टू एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और तीसरी जो है इंपॉर्टेंट है, फेल टू एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर जो है बच्चों बार बार बता रहा हूं अच्छा लगा हो, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। टेक केयर, गुड बाय।